पढ़ेंगे। ठीक है। A view is a virtual table that is made up of selected columns from one or more table। एक या एक टेबल से ज्यादा। तो व्यू के क्या मायने हमारे पास होते हैं? ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा आप एग्जांपल ले लें, एक रूम लेते हैं। एक रूम के से बाहर देखने के लिए अगर हम छोटे से विंडो को कंसिडर करें, तो इसी तरीके से टेबल को आप एक रूम कंसिडर करें। उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हमें सिर्फ देखना है, उससे बाहर देखना है, तो उसको विंडो कंसिडर कर ले व्यू को। ठीक है। अब ऐसा है, व्यू हमें कहाँ पे काम आते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन हो कि एक टेबल के कॉलम बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कंसिडर कर लें कोई 15 16 या 20 या उससे अबव कॉलम्स हैं, लेकिन हमारे पास एक एम्प्लॉय आता है, उसे हमें जस्ट क्या है 3 से 4 कॉलम पे काम करवाना है। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि वो 3 या 4 कॉलम पे काम करना है, तो वो सिर्फ 3 और 4 कॉलम देख सके, उससे ज़्यादा का डेटा उसे नज़र ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यूज़ बनाते हैं कि उतना ही वो व्यू कर सके जितना हम चाह रहे हैं। तो व्यू बेसिकली वर्चुअल टेबल होता है। टेबल को आधा नहीं किया जाता, बल्कि टेबल का एक वर्चुअल फॉर्म निकाल के सिर्फ उसी टेबल पे हम क्या करते हैं, किसी को एक्सेस देते हैं कि वो इन कॉलम पे सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकता है। The table from which the view is created are referred to as base tables। ठीक है। जिस टेबल से हम उस व्यू को बनाते हैं, उस टेबल को हम बेस टेबल कहते हैं। These base table can be from different databases। different databases से भी आप व्यूज बना सकते हैं, different tables से भी आप व्यूज बना सकते हैं। A view can also include columns from other views created in the same or a different database। ठीक है। एक व्यू से आप दूसरे व्यू के क्या बना सकते हैं, दूसरे व्यू से भी व्यूज बना सकते हैं, मतलब एक व्यू से भी दूसरा व्यू बना सकते हैं। द डेटा इनसाइड द व्यू कम्स फ्रॉम द बेस टेबल दैट आर रेफर्ड इन द व्यू डेफिनेशन। तो जो जहाँ से जिस टेबल से आप डेटा लेकर आ रहे होते हो व्यू से, उसको हम बेस टेबल कहते हैं। ठीक है। व्यू बनाने का हमारे पास तरीका कैसा है, क्रिएट व्यू, और व्यू का हम एक नाम दे देते हैं एज जो भी आपने स्टेटमेंट पास करना है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक व्यू बनाना है, तो तरीके से हम करेंगे क्रिएट व्यू। व्यू को कोई भी नाम देते हैं, अक्सर हम टेबल के नाम से देते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉय के टेबल का व्यू चाहिए, तो व्यू अंडरस्कोर या वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय, तो मुझे पता चले ये एम्प्लॉय का है। एज किस किस कॉलम पे आपको व्यू चाहिए, मैंने कहा इस टेबल के मुझे चाहिए सेलेक्ट, मतलब बहुत सारे कॉलम है, मैं सिर्फ चंद कॉलम लेना चाह रही हूँ। सेलेक्ट जो कॉलम आपको चाहिए, नेम कॉमा CNIC फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। ये आपका बन गया छोटा सा व्यू। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंटैक्स देखनी, क्रिएट लिखना है, व्यू लिखना है, व्यू का ये एक नाम मैंने दिया, ये खुद देना है नाम। ठीक है। जैसे टेबल का नाम देते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो क्रिएट व्यू और व्यू का एक नाम। ठीक है। एज के बाद एज लगाते हैं, उस नाम के बाद एज के बाद आपने किस टेबल से उसको एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है, अपना व्यू कैसे बनाना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करें। ठीक है। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, किस टेबल से आपने वो व्यू बनाना है, व्यू मतलब देखने के लिए। ठीक है। छोटा हिस्सा हिस्सा हम क्या करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं उस टेबल का। ठीक है। यहाँ पे भी एक व्यू ही आपको बना के दिखाया गया है, क्रिएट व्यू, व्यू का एक नाम है। एज कहाँ से लिया गया है, सेलेक्ट किया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नंबर, नेम, 4 कॉलम सेलेक्ट किए गए हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्शन के डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट का एक टेबल है। और बाकी इस पे सारा काम वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल एक टेबल पे होता है, चाहे सेलेक्ट की क्वेरीज हो, चाहे अपडेट की हो, जितने भी बाकी नॉर्मल क्वेरीज हैं वो व्यू पे वैसे ही होते हैं, नॉर्मल जैसे टेबल बनाने के बाद हम सारे क्वेरीज यूज करते हैं। अच्छा, व्यू क्रिएट हमने सेलेक्ट के कीवर्ड से किया था, आप व्यू को क्रिएट ज्वाइन लगा के भी कर सकते हैं। ज्वाइन हम कब करेंगे, जब हमारे पास एक व्यू बनाना होगा जो 2 डिफरेंट टेबल से मिलके बनता होगा। ठीक है।
हमें मालूम है ज्वाइन कैसे लगता है। ज्वाइन का नॉर्मल अपना ज्वाइन बनाए, जो भी जैसे ज्वाइन का कॉलम आपके पास या ज्वाइन की जो क्वेरी होती है वो क्वेरी लगाने के बाद उसके ऊपर आप जस्ट क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम और ऊपर क्या लगा देंगे, ये थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा है। बाकी जिस दो टेबल से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हो, उस एक्सट्रैक्टेड डेटा को एक अलग टेबल, एक अलग वर्चुअल व्यू में आपको रखना है उसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम उसके साथ एज लगा देंगे। ऐसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नीचे वाला शायद एग्जाम्पल आसान हो आपके लिए। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने टाइटल, फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, और यहाँ हमने एलिस प्रोवाइड कर दिया ई, ज्वाइन कर दिया हमने पर्सन के साथ पी ऑन द बेसिस ऑफ दोनों टेबल में क्या हमारे पास सेम है, जो सेम है हमने उसके बेसिस पे क्या किया, ऑन प्रोवाइड कर दिया दोनों। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम और ऐड। अगर आप लोगों ने ज्वाइन की प्रैक्टिस की है, मुझे प्रैक्टिकल था, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंपल ज्वाइन की क्वेरी है। कौन कौन से हमें कॉलम चाहिए थे, 1 2 3, ये 3 कॉलम चाहिए थे हमें। 2 टेबल से हमें ये तीनों कॉलम चाहिए थे, और किस बेसिस पे चाहिए थे, 2 इन टेबल को, एम्प्लॉय और पर्सन को हमने ज्वाइन किया, और फिर इस बेसिस पे हमने क्या किया, उनको सिमिलैरिटी प्रोवाइड कर दी कि इन दोनों के बेसिस पे आपको क्या करना है, ये 3 रिजल्ट हमें एक्सट्रैक्ट करके लेकर आके देना। ठीक है, अगर हम ज्वाइन लगाते हैं उसके साथ और कुछ नहीं लिखते, जैसे इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट आउटर हो गया, कुछ भी नहीं लिखते, तो नॉर्मली या बाय डिफॉल्ट वो हमारे पास इनर ज्वाइन उसे कंसिडर करता है अगर सिंपल ज्वाइन लिखा हुआ हो तो। अच्छा, ज्वाइन के ऊपर मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं, जब सॉरी व्यूज के ऊपर कुछ गाइडलाइंस हैं कि जब आप व्यूज इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब व्यू कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग क्रिएट व्यू कमांड। हमें पता है कि व्यू को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट व्यू लिखना पड़ता है। व्यू नेम मस्ट बी यूनिक एंड कैन नॉट बी सेम एज द टेबल नेम इन द स्कीमा। ठीक है, टेबल का नाम अलग होना चाहिए जिसका आप व्यू बना रहे हैं, और उसके व्यू का नाम अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यू का नाम भी वही है और टेबल का नाम भी आपके पास वही है। ठीक है, थर्ड में क्या है, वी कैन नॉट कंटेन द डिफॉल्ट डेफिनेशन। डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या होता है वैसे, किसी भी कॉलम के अंदर हमें डिफॉल्ट वैल्यू डालनी थी कि वो नल ना जाए, वैल्यू डिफॉल्ट होकर चली जाए, उसके लिए हम डिफॉल्ट का कीवर्ड लगा रहे थे उस कॉलम के आगे टेबल बनाते वक्त। ठीक है, तो व्यू को बनाते वक्त आप डिफॉल्ट का कीवर्ड या डिफॉल्ट डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट कैन इंक्लूड ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का लग सकता है। ठीक है, टॉप का कीवर्ड यहाँ पे आपके पास सीक्वल सर्वर का होता है, आपके पास लिमिट का होगा। आप माई सीक्वल पे काम कर रहे हैं हम सब, तो माई सीक्वल में हमारे पास लिमिट होगा टॉप की जगह। ठीक है, ऑर्डर बाय के साथ ऑर्डर बाय भी इस्तेमाल हो सकता है, लिमिट भी इस्तेमाल हो सकता है। व्यूज कैन नॉट रेफरेंस मोर देन 1024 कॉलम, मतलब एक व्यू के अंदर आप 1024 से ज्यादा कॉलम्स नहीं डाल सकते। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। इंसर्ट विद व्यू, जैसे मैंने पहले कहा कि व्यू आपके पास वैसे ही बनते हैं, मतलब सिर्फ टेबल जैसे आपके पास बनता है, लेकिन टेबल बनने के बाद हम उसमें इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो सेम है व्यू के अंदर भी आपके पास इंसर्ट भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है। ये फर्स्ट वन है कि इंसर्ट हम कैसे करेंगे। तो द कॉलम हैज एन आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, insert statement is used to add a new row to a table or a view. The value is column is automatically provided. अच्छा, इंसर्ट करते हुए हमारे पास वो कौन कौन से कॉलम है जहाँ पे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा डेटा, या कहीं पे आपने डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है वहाँ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहीं पे आपने टाइम स्टैम्प का डेटा टाइप लगाया है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, टाइम स्टैम्प
काम करता है, वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। कहीं पे नल वैल्यूज आपने डालनी है तो वो भी खुद से चले जाते हैं, आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या कोई कंप्यूटेड आपके पास कॉलम्स हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आना चाहिए, तो वो भी आपके पास ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये सारे आपके पास वो कॉलम्स हैं कि किस किस कॉलम में का डेटा जो है ऑटोमेटिक चला जाएगा। इंसर्ट विद व्यूज में आप कंसिडर करें, आपके पास एक टेबल है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर पर्सनल होगा, पर्सनल डिटेल, ठीक है, ये इसके कॉलम है। फिर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, ये पर्सनल डिटेल है, ये सैलरी डिटेल है। दो कॉलम, सॉरी दो टेबल हमने बनाए। टेबल बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उन टेबल में इंसर्ट कैसे करेंगे, लेकिन इंसर्ट करने से पहले उसका व्यू बनाना पड़ेगा उस टेबल का। हमने क्या किया, एम्प्लॉय के डिटेल का एक व्यू बना दिया। इस वाले जो भी एम्प्लॉय के दो डिटेल हैं, इनका एक व्यू हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है व्यू। हमने कहा सेलेक्ट करें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, किससे, एम्प्लॉयज पर्सनल डिटेल से, जिसको हम E1 कह रहे हैं। ज्वाइन करें एम्प्लॉय सैलरी से उसको, जिसे हम E2 कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके पास भी एक एम्प्लॉय आईडी होगा और इसके पास भी एक एम्प्लॉय आईडी होगा, उनको इनर ज्वाइन के उसमें से हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये है, हमने जो व्यू बनाए ये ज्वाइन से बनाए। ज्वाइन किसके जैसे की है, इन दोनों टेबल को हमने क्या करके ज्वाइन करके एक व्यू बनाया। व्यू बनाने के बाद हमने क्या किया कि व्यू में इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मली आम टेबल में होता है, इंसर्ट इनटू व्यू का नाम, वैल्यू, जब जितने कॉलम थे आपने उतने कॉलम में डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे नॉर्मली किसी टेबल में अपडेट होता है, तो व्यू में भी आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, इसके अंदर आपके पास 3 कॉलम है, इसका आपने एक व्यू बना दिया, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज सेलेक्ट, प्रोडक्ट नेम, रेट फ्रॉम डिटेल, ठीक है, प्रोडक्ट के नेम और डिटेल आपने लिए। अब इसमें क्या किया, ये आपका व्यू बन के आ गया। अब इसमें आपको अपडेट करना है, नॉर्मल जैसा टेबल में होता है, यहाँ पे भी सेम वैसी अपडेशन होती है। अपडेट व्यू का नाम, सेट, रेट चेंज किए, वेयर प्रोडक्ट नेम आपने दे दिया फिल्ट्रेशन के तौर पर या क्राइटेरिया के तौर पर, ठीक है। Update with view. The following rules and guidelines must be followed when using the update statement. Update statement को इस्तेमाल करते हुए ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ अ कॉलम विद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अपडेटेड। आइडेंटिटी से मुराद है यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, अगर किसी कॉलम के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो आप उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। रिपोर्ट कैन नॉट बी अपडेटेड इफ द बेस टेबल कंटेन्स अ टाइम स्टैम्प कॉलम, ठीक है। अगर आपके पास टाइम स्टैम्प का कॉलम है तो वो भी आपके पास क्या नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा वो रिकॉर्ड। While updating a row, if a constant or a rule violated, अगर किसी रो को आप अपडेट कर रहे हैं और उससे कोई कांस्टेंट वायलेट हो जाता है उसका रूल, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो आपको एरर देगा, वो अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चेक लगाया हुआ है कि एज 18 से बड़ा होना चाहिए तभी इंसर्ट होगा, लेकिन आप उससे कम कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेस टेबल में चेक लगा हुआ था कि एज हमेशा सॉरी 18 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप इंसर्ट करते हुए एज 18 से कम लगा रहे हैं व्यू में, तो व्यू आपको अपडेट करने नहीं देगा। When there is a self join with the same view or a base table, the update statement does not work. अगर सेल्फ ज्वाइन लगा के आपने कोई व्यू बनाया हुआ है और उसमें भी आप कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन से हम चीज़ों को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन है तो वो एक ही टेबल के ना। नॉर्मली जैसे आमतौर पर डिलीट होता है, डिलीट फ्रॉम व्यू का नाम, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू दिस।
व्यू को बनाते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, मतलब हमने ज़्यादा टेबल डाल दिए, सॉरी ज़्यादा कॉलम डाल दिए, कम कॉलम डालने थे, तो हम उसको ऑल्टर के साथ कर सकते हैं, जैसे बाकी चीज़ों को हमने ऑल्टर के साथ किया था। जैसे हमने कहा था प्राइमरी की को अगर हम भूल जाएँ प्राइमरी की लगाना टेबल क्रिएट करते वक्त, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, ठीक है, उसके बाद जिस कॉलम पे लगाना था उस टेबल के उसका नाम। तो इसी तरीके से जब स्कीमा में किसी चीज़ को चेंज करना होगा ऑल्टर में, तो व्यू में, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। अब ऑल्टर हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सिर्फ क्रिएट आप लिखते हो ना वहाँ पे, क्रिएट की जगह पे आप जस्ट लिखेंगे ऑल्टर, और पूरा का पूरा व्यू वैसे ही लिखेंगे, जस्ट क्रिएट की जगह पे आप ऑल्टर इस्तेमाल करेंगे। आप ड्रॉपिंग व्यू अगर बनता है, डिलीट होता है, तो उसके बाद वो ड्रॉप भी होता है, ठीक है। ड्रॉप करेंगे तो आपका कंप्लीट व्यू क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप व्यू का नाम। तो क्रिएटिंग अ व्यू यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन से भी आप व्यू बना सकते हैं, फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। मतलब हमने कहा कि एक कॉलम होना चाहिए जिसपे हमें हमेशा क्या प्रोवाइड करे, वो एवरेज रेट का क्या निकाले, एवरेज निकाले, और उसे अपने से एक नाम दे दें, उससे क्या लिखते हैं, एवरेज रेट, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास जो थे एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन थे, जैसे एवरेज का था, सम का था, काउंट का था, हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम भी सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं व्यू बनाते हुए। व्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, प्रैक्टिस करें उसकी। देखिए इंटरनेट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, नेक्स्ट है स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यू का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मे भी आपको कभी इंटरव्यू में जाना पड़े तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर इज अ ग्रुप ऑफ SQL statements that act as a single block of code that performs a specific task, ठीक है। अच्छा, स्टोर प्रोसीजर ब्लॉक ऑफ कोड ही है। हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली, क्राइटेरिया क्या है या सिचुएशन क्या है जहाँ हमें स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं लैंग्वेजेस में, बाकी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस बना रहे होते हैं, तो फंक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ब्लॉक ऑफ कोड है, एक काम को बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन में डाल देते हैं, और जहाँ हमें इसे कॉल करना पड़ता है जैसे उसे कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोर प्रोसीजर सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक और हमारे पास फ़ायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये है कि प्री कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम या फंक्शन रन होता है तो वो हमेशा क्या होता है, पहले वो कंपाइल होता है, चेक करता है एरर है नहीं है, ये सही है वो सही है, कंपाइल होने के बाद अब जाके हमें रिजल्ट देता है। हर बार अगर आप सी की बात करें, सी आप यूज़ करते हैं तो वो कुछ ना कुछ सेकंड, फर्स्ट टाइम तो बहुत जल्दी बल्कि कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन सेकंड टाइम क्योंकि वो थोड़ा बहुत कंपाइल कर चुका होता है तो वो जल्दी कर देता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, प्री कंपाइल्ड हमारे पास मतलब हर बार जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो पहले कंपाइल होता है, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर्स बेसिकली क्या कर रहे हो, तो उसको पहले से कंपाइल करके एक मरतबा आपने उसको रन किया, फिर वो कंपाइल होकर रख रख देता है अपने पास, ठीक है। अब उसका फ़ायदा हमें पता है क्या होता है कि
टाइम कम लेगा। पहले से वो कंपाइल हुआ है, जब भी आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे जस्ट एग्जीक्यूट होगा, पहले कंपाइल होता है फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, तो पहले से वो उसे कंपाइल करके देगा और जब भी हम इस्तेमाल करना चाह रहे पैरामीटर्स जस्ट चेंज कर देंगे और वो उसे रन कर देगा। तो स्टोर प्रोसीजर्स हमारे पास क्या करते हैं, पहले से प्री कंपाइल्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है ताकि हमें क्या हो, आसानी हो। और इससे क्या क्या एडवांटेज है, प्री कंपाइल्ड होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और रिड्यूस क्लाइंट सर्वर ट्रैफिक के। अगर आपके पास बहुत बड़े आप उसमें कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड हैं, तो अगर आपका ये पहले से होगा तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो रिड्यूस होगा, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज या कोई चीज़ आपके पास आ ही जा रही होगी, कोई डेटा, ठीक है। तो रीयूज ऑफ कोड, एक मतलब लिखा और बार बार आप उसे क्या करें, इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, हमारे पास स्टोर प्रोसीजर जो है, यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। The user defined store procedures are also known as custom store. यूजर डिफाइन एक होता है, एक हमारे पास बिल्ट इन भी होता है, ठीक है। बिल्ट इन वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यूजर डिफाइन में हम क्या कर रहे होते हैं, उस प्रोसीजर में हम अपनी तरफ से कुछ पैरामीटर्स वगैरह पास कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्रिएट लिखा, प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का एक नाम दिया, जैसे क्रिएट व्यू किया, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम क्रिएट, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज। ऐसा होना चाहिए, मतलब आप एक नॉर्मल क्वेरी है, आपको पता है आप बार बार रन कर रहे हैं, कॉलम का नाम आपको बार बार देखना पड़ रहा है, उस एक स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, उसमें आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बोनस हो या कुछ हो, तो आप उसका एक स्टोर प्रोसीजर बना के रख दीजिए, कल आप जब इस्तेमाल करेंगे पहले से कंपाइल किया हुआ होगा, जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ नॉर्मल क्वेरी, ज्वाइन की एक नॉर्मल क्वेरी अगर आप उसको देखें, जाहिर सी बात है ज्वाइन दो टेबल का है तो उसको ढूंढने में, मर्ज करने में, ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है। उन्होंने क्या किया कि ये क्वेरी बनी बनाई प्री कंपाइल आपको पहले से करके रख देंगे, जस्ट ऊपर आपने क्या की, ये स्टेटमेंट चेंज कर, और उसको रन कैसे करते हैं, या तो कंप्लीट एग्जीक्यूट लिखें या एग्जैक्ट लिखें और अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखें, तो वो आपको क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है। ये इसी का है। नेक्स्ट है पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें the real advantage of stored procedure comes into the picture only when one or more parameters are used, ठीक है। जब आप पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन में पैरामीटर पास करने से हमें क्या प्रोवाइड होता है कि अगर कोई फंक्शन मैंने एडिशन का बनाया है, उस एडिशन के फंक्शन में अगर मैं किसी चीज़ को हार्ड कोडेड दे दूँ या कुछ ऐसे दे दूँ कि आगे जाके फिर मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़े उसके लिए, या फंक्शन के अंदर जाके चीज़ें चेंज करना पड़े, तो मुश्किल हो जाता है। पैरामीटर्स पास करते हैं, तो जैसे 3 और 4 को इस मरतबा मैंने प्लस किया, एक और फंक्शन कॉल करके फिर मैं 5 और 6 को प्लस कर दूँ, मतलब जितनी मरतबा मैं इसको चेंजिंग करना चाहूँ चेंज कर सकते हैं ना एक ही फंक्शन की। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी पैरामीटर इस्तेमाल करते हुए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। इनपुट पैरामीटर जो हम पास कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे भी यही है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट पैरामीटर। इनपुट पैरामीटर में क्रिएट, प्रोसीजर, प्रोसीजर का वही नाम, एट द रेट लगा के पैरामीटर को एक नाम दे दें और पैरामीटर का डेटा टाइप एज लगा दें और अपना जो भी स्टेटमेंट आपने लिखना है वह स्टेटमेंट आप दे दें, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट पैरामीटर के साथ है। क्रिएट लिखा, प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का एक हमने नाम दे दिया, ठीक है। एट द रेट के साइन लगा दिए, हमने अपने पैरामीटर को नाम दे दिया टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी नाम दे दिया और उसका डेटा टाइप क्या है, हमने कहा वॉरचार है, और वॉरचार के अंदर क्या 40 पास हो रहा है एज नॉर्मल क्वेरी हमने लिखी। जस्ट यहाँ पे क्वेरी खत्म, जहाँ हमने इस पैरामीटर को पास हमेशा हम वेयर की कंडीशन में करें, वेयर बी डॉट नेम इज इक्वल टू टेरिटरी। मे भी हमें सर्च करते हुए या ज्वाइन करते हुए बार बार डेटा को चेंज करना पड़ता है, किस बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो यही ज्वाइन क्वेरी किसी और नेम के लिए हम लगा रहे हो, यही ज्वाइन क्वेरी फिर किसी और नेम के लिए लगा रहे हो, तो उससे बेहतर है आप एक कोड प्रोसीजर बनाएं, उसमें अपना एक पैरामीटर बनाएं, पैरामीटर को लास्ट में पास करके, और जब भी आप उसे एग्जीक्यूट करें, इसे रन करना है मुझे इस बनाए हुए स्टोर प्रोसीजर को, तो रन कैसे करेंगे, आपने एग्जैक्ट लिखा, अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखा, आपने बताया कि उसका नाम क्या है, नॉट वेस्ट। जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आके आपका फिक्स कर देगा, जैसे नॉर्मल हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आउटपुट पैरामीटर यही है, आपके पास एग्जीक्यूट किया और पैरामीटर आपने आउटपुट में दे दिया, जैसे ये वाला था, सॉरी हाँ ये आपका आउटपुट पैरामीटर है, ये आपका इनपुट पैरामीटर है, ये दोनों
ओके, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हम व्यू को मॉडिफाई कर रहे थे ऑल्टर के साथ, इसमें भी सिर्फ ऑल्टर लगाने क्रिएट की जगह पे, बाकी सारा आपने वैसे ही देना है, जो चेंजिंग करनी वो आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑल्टर सिर्फ लगा हुआ है, इसमें कुछ और नहीं है। ड्रॉप करना चाहें, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का जस्ट नाम। ठीक है, आज हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस की, एक व्यू का, एक स्टोर प्रोसीजर का। व्यू बेसिकली क्या होती है, व्यू का कॉन्सेप्ट तब आता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी और को कोई काम हम अलॉट करें, या हम खुद से ये चाह रहे हैं कि पूरा टेबल में हमें मालूम है, पूरा टेबल पे हमें काम नहीं करना, सारे कॉलम पे नहीं करना, चंद कॉलम पे हमें काम करना है, तो हम क्या करते हैं, उस टेबल के एक विजुअल व्यू बनाते हैं, जैसे इन तीनों को हम एक टेबल कंसिडर करके उन पे हमें काम कर रहे होते हैं। तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन और रूल्स है, लाइक आप आइडेंटिटी या ऑटो इंक्रीमेंट वाले कॉलम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका नाम यूनिक होना चाहिए, टेबल के जैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड टॉपिक हमारा था स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर में हमारे पास क्या है कि जब हमें पता हो कि एक काम हमें बार बार करना है, तो हर काम जो भी प्रोसेस होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो पहले कंपाइल होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। जितनी मरतबा रन करेंगे कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो स्टोर प्रोसीजर क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ हमें मालूम है उसे बार बार रन करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर प्रोसीजर में डाल देंगे। स्टोर प्रोसीजर में डालने के बाद जब उसे एक मरतबा रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्री कंपाइल्ड हो जाएगा। प्री कंपाइल्ड हो जाएगा, एक एडवांटेज। सेकंड, उससे जो है ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा सर्वर क्लाइंट का। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड कौन सा था, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, चीज़ों को पहले कंपाइल करके रख देता है हमारी आसानी के लिए, ताकि हम जब भी उसे रन करें तो जब वो एग्जीक्यूट हो टाइम कम लेगा, ताकि हमारा काम आसान हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसके अलावा आपके 2 लेक्चर्स और रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। नॉर्मली जस्ट इसमें जो क्वेरीज हैं, टेबल बनाएं, अपने माइंड से कुछ टेबल्स बनाएं, उन पे सारी चीज़ें अप्लाई करें। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, हार्ड नहीं है, जस्ट सिर्फ एस से पहले का कुछ लगाना है, बाकी सेम वैसे ही है सब कुछ। अच्छा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये सब सोए हुए हैं। हेलो। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस लैब के हवाले से बताएं कि कब होगी लैब। लैब जब आप आएंगे। मतलब ये जो आप सब कुछ पढ़ा रही हैं ये भी सारा उसके अंदर ऐड हो जाएगा या जब सब ऐड होगा। जॉइंट्स तक होगा? नहीं नहीं, सब ऐड होगा, आपका तो सब ऐड होगा, उनका तो पहले बाद में हो गया था ना, मतलब आपसे पहले। अब आपका तो सब ऐड होगा।